हेलो दोस्तों, जय हिंद। दिस इज़ अमिता। वेलकम टू स्टडी विद अनुराज। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी विद अनुराज पर। आज हम पॉलिट जियोग्राफी 6th क्लास की जियोग्राफी का 3rd चैप्टर करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और आज ही हम ये चैप्टर कंप्लीट भी कर लेंगे क्योंकि ये चैप्टर ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। 3rd चैप्टर का नाम है पृथ्वी की गतियाँ। पृथ्वी हमारी कैसे गति करती है, ये हमें आज पढ़ना है इस चैप्टर में। तो चलिए देख लेते हैं फर्स्ट स्लाइड में क्या है। तो जैसा कि आप जानते हैं पृथ्वी की गति 2 प्रकार की है। देखिए क्या कह रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पृथ्वी की गति कितने प्रकार की है? 2 प्रकार की है। पृथ्वी की गति कितने प्रकार की है? 2। ठीक है। घूर्णन कौन कौन सी है? घूर्णन एवं परिक्रमण। 2 गतियाँ कौन सी है? घूर्णन और परिक्रमण। ठीक है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है? घूर्णन। जो अपनी जगह पे ही वो घूमती है उसे बोलते हैं घूर्णन। और सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। सूर्य के चारों ओर जो वो घूमती है उसे बोलते हैं परिक्रमण। जैसे कि आप खड़े हो जाइए और अपने ही जगह पे घूमिए तो वो घूर्णन हो जाएगा, और किसी के चीज़ के आप चारों तरफ घूमते हैं वो क्या हो जाएगा? वो परिक्रमण हो जाएगा। ठीक है। जैसे देख लीजिए, ये कोई चीज़ है, ठीक है, और ये कोई चीज़ है, ये जब अपने ही अक्ष पे घूम रही है तो ये घूर्णन कहलाएगी। लेकिन ये अगर इसके चारों ओर एक निश्चित अक्ष पे घूमती है तो वो कहलाता है निश्चित, किसी सूर्य के जैसे एक स्थिर अवस्था में घूमती है, स्थिर कक्ष में घूमती है तो वो परिक्रमण कहलाता है। ठीक है, तो समझ में आया? आगे देखते हैं। पृथ्वी का जो अक्ष है वो एक काल्पनिक रेखा है। पृथ्वी का अक्ष कौन सा है? वो एक काल्पनिक रेखा है जो उसके कक्षीय सतह से 66 डिग्री का कोण बनाती है। अपने जहाँ पे वो है वहाँ से वो 66 डिग्री का कोण बनाती है। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। क्वेश्चन बन सकता है, किस कक्ष को कक्षीय समतल कहते हैं? तो वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है। किसके द्वारा? कक्ष के द्वारा बनाया जाता है, उसे कक्षीय समतल कहते हैं। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी, हमने भी पढ़ा था पहले भी कि पृथ्वी का खुद का अपना प्रकाश नहीं है। किससे प्रकाश लेती है? वो सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। ठीक है। पृथ्वी का आकार गोले के समान है। पृथ्वी का आकार कैसा है? गोले के समान है। इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी पड़ती है। फुटबॉल को रखिए, अगर इस तरह से आप टॉर्च मारेंगे तो पीछे के साइड पे अंधेरा ही रहेगा, आगे की तरफ रोशनी रहेगी। इस तरीके से पृथ्वी अगर गोले की समान है तो अगर एक तरफ से सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो सेकंड साइड में जो दूसरा साइड है वो अंधेरे में होता है। ठीक है। आगे देखते हैं। पृथ्वी का आकार गोले के समान है। पृथ्वी का आकार कैसा है? गोले के समान है। इसलिए एक समय में हम सिर्फ इसका आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। ठीक है। सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है। सूर्य की ओर जिस तरफ रोशनी पड़ रही है उधर दिन होता है, जबकि दूसरा भाग जो सूर्य से दूर होता है वहाँ रात होती है। ग्लोब पर वह व्रत जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्त व्रत कहते हैं। प्रदीप्त व्रत किसे कहते हैं? ग्लोब पर वह व्रत जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्त कहते हैं। जैसे आप मान लीजिए ये गोला है, इधर से टॉर्च का प्रकाश पड़ रहा है। ठीक है। अब ये जिस हिस्से पे ये प्रकाश पड़ रहा है वहाँ तो रोशनी रहेगी। ठीक है। लेकिन अब इसमें 2 भाग हो गए ना, एक तरफ तो उजाला हो गया और दूसरी तरफ अंधेरा हो गया। तो इसी को ही जो वह व्रत जो दिन और रात को विभाजित कर देता है उसको कहते हैं प्रदीप्त व्रत। यानी कि इतने तो हिस्से में दिन है और यहाँ पे रात, तो इसी हिस्से को 2 हिस्सों में जो बट गया है इसको हम बोलेंगे प्रदीप्त व्रत। ठीक है। आगे देखते हैं। ये व्रत अक्ष के साथ नहीं मिलता, जैसा कि आप चित्र 3.2 में देख सकते हैं। अभी मैं चित्र आपको दिखाऊंगी। ठीक है। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे लेती है। कितने समय लेती है? 24 घंटे का समय। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर, अपने अक्ष पर जहाँ वो खड़ी है, जैसे ये पृथ्वी है, ये यहीं पे ही घूमने में एक चक्कर लेने में 24 घंटे का समय लेती है। घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहते हैं। जो अपनी अक्ष पे घूम रही है उसको बोलते हैं पृथ्वी दिन। ये पृथ्वी का दैनिक गति है। क्या है ये? दैनिक गति किसे बोलते हैं? जो वो घूर्णन कर रही है, अपने ही समय पे घूम रही, अपने ही अक्ष पे जो घूम रही है ना उसको घूर्णन कहते हैं और पृथ्वी दिन भी कहते हैं। ठीक है।
आगे देखते हैं। ये रहा 3.1, 3.2, ये रहा देखिए प्रदीप्त व्रत, ये रहा ना प्रदीप्त व्रत। देखिए आप, इस तरफ तो सूर्य की रोशनी पड़ रही है तो यहाँ पे उजाला है, ठीक है। और इस तरफ जो ये आधा हिस्सा अंधेरे में है ना, उसको बोलते हैं प्रदीप्त व्रत, जो अंधेरे में है, ठीक है। ये है, ये अपने अक्ष पर अगर घूम रही है तो वो अपने अक्ष पे घूमना घूर्णन कहलाता है, ठीक है। पृथ्वी के अक्ष का झुकाव 66 डिग्री है, ये इससे पता चलता है। ये देखिए 3.1 में पृथ्वी का समतल ये है, एक समतल है धुरी। यहाँ से हम अगर डी का जैसा कुछ रखे तो जो पृथ्वी की का जो झुकाव है ना वो 66.5 डिग्री है। 66.5 डिग्री यहाँ से झुकी हुई है और 23.5 डिग्री ऊपर से 90 डिग्री का कोण बनेगा ना डी रखेंगे तो जो 90 डिग्री का यहाँ कोण बनेगा उतने से 23.5 डिग्री की इतनी यहाँ ऊपर से झुकी हुई है। और नीचे का जो अक्ष से झुकी हुई है, झुकाव अक्ष की तरफ से, इसकी कक्ष की तरफ से, ये है 66.5 डिग्री कक्षीय समतल, ठीक है। ये मकर रेखा है, विषुववृत्त रेखा है, कर्क रेखा है, ठीक। इस तरीके से रेखाएं हैं। अब आगे चलते हैं। देखिए प्राचीन काल में क्या होता था, क्या आप जानते हैं? प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने बताया था कि पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पर घूर्णन घूमती है। ये पहले बता चुके थे, कौन? खगोल शास्त्री आर्यभट्ट। आगे देखिए, अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा? अगर पृथ्वी अपनी जगह पे नहीं घूमेगी तो क्या होगा? घूर्णन नहीं करेगी तो क्या होगा? सूर्य के तरफ वाले जो पृथ्वी का भाग में हमेशा दिन रहेगा, जिसके कारण उस भाग में गर्मी लगातार पड़ेगी, ठीक है। अगर पृथ्वी नहीं घूमेगी तो क्या होगा कि एक साइड में जो दिन होता है, फिर उसके बाद दूसरी साइड में होता है, वो हमेशा एक साइड में ही दिन रहेगा और गर्मी भी एक ही साइड में रहेगी, ठीक है। दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा रहेगा और पूरे समय ठंड पड़ेगी। दूसरी साइड में हमेशा अंधेरा रहेगा और ठंड पड़ेगी। इस तरह अवस्था में जीवन संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए पृथ्वी का घूर्णन करना बहुत ज़रूरी है, ताकि दोनों तरफ उजाला भी हो, गर्मी भी पैदा हो और जीवन भी संभव हो। इसलिए पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है, अपने कक्ष में जो सूर्य के चारों ओर वो घूमती है, उसे परिक्रमण कहते हैं। पढ़ लिया था हमने ये। पृथ्वी एक वर्ष या 365 बट्टा एक बट्टे 4 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। 365 दिन भी लेती है, 1/4 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है, ठीक है। देखिए 4 वर्षों में, देखो ये जो 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के जो बचे हुए 6 घंटे हैं, हर वर्ष क्या होता है, वही जो 1.4 है वो हर वर्ष 6 घंटे बन जाते हैं और फिर वो 4 वर्षों में जाकर के 24 घंटे के बराबर हो जाता है, ठीक है। दिन यानी एक दिन के 24 घंटे यानी एक दिन के बराबर हो जाता है, ठीक है। इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है। इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी माह 28 के बदले, फरवरी माह क्या होगा, 28 के बदले 29 का दिन होगा। ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उसे लीप वर्ष कहते हैं। ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उसे क्या बोलते हैं? लीप वर्ष, ठीक है। पता लगाइए कि अगला लीप वर्ष कब होगा। हर लीप वर्ष 4 वर्ष के बराबर आता है। देखा आपने यहाँ पे कि 4 वर्षों में जाके 6 घंटे जुड़ते हैं तो फिर एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर बनते हैं। तो हर 366 दिन जिस साल में होता है उसे लीप वर्ष कहते हैं, और ठीक है। और ये लीप वर्ष हर 4 साल पे आता है, ठीक। आगे देखते हैं। चित्र 3.3 से स्पष्ट है कि पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। सूर्य के चक्कर कैसे लगाती है? वो दीर्घवृत्ताकार पथ पर, ठीक है। आगे देखिए, ध्यान दीजिए कि पृथ्वी पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई है। पृथ्वी पूरे कक्ष में क्या है? एक ही दिशा में झुकी हुई है। इस तरीके से झुकी हुई है पृथ्वी, ये इस तरीके से यहाँ से 66.5 डिग्री अपने कक्ष से झुकी हुई है, ठीक। तो कितने झुकी हुई है? एक ही दिशा में झुकी हुई है, इस तरफ, ठीक। सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, वसंत एवं शरद ऋतुओं में बांटा जाता है। सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, वसंत एवं शरद ऋतुओं में बांटा जाता है। कितने ऋतुओं में बांटा जाता है एक वर्ष को? गर्मी, सर्दी, वसंत और शरद, इन 4 ऋतुओं में सामान्यतः बांटते हैं, ठीक है। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण है। ऋतुओं में परिवर्तन कब कैसे होता है?
सूर्य के चारों ओर जब पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन होता है तब जाके ऋतुओं में परिवर्तन होता है। क्वेश्चन बनता है ऋतु परिवर्तन कैसे? तो पृथ्वी की स्थिति में गति के कारण, परिवर्तन के कारण ऋतुओं में परिवर्तन होता है। ठीक है, देखिए चित्र 3.3 में आप देखेंगे कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका हुआ है। कब? 21 जून को जो उत्तरी गोलार्ध है वो सूर्य की तरफ झुका हुआ है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर कैसे पड़ती हैं? सीधी पड़ती हैं। ठीक है, इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में कम ऊष्मा प्राप्त होती है क्योंकि वहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। ये पृथ्वी है, ठीक है, ये है विषुवत रेखा, ऊपर है कर्क रेखा, नीचे है मकर रेखा। ठीक है, अब यहाँ से सूर्य की किरणें अगर पड़ रही हैं तो यहाँ पे ये सीधी पड़ती हैं और इस तरफ तिरछी पड़ती है। ये ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव, और ये दक्षिणी ध्रुव। तो इधर तो ये सीधी पड़ेंगी सूर्य की रेखा। 21 जून को जो उत्तरी गोलार्ध है सूर्य की तरफ झुका होता है। जो उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध, ठीक है, ये क्या होता है? सूर्य की तरफ ऐसे झुका होता है तो इस तरफ सीधी पड़ती है सूर्य की किरणें, कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है और इसके परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र में ज़्यादा ऊष्मा प्राप्त होती है जिसकी वजह से गर्मी ज़्यादा होती है। ठीक है, ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में कम ऊष्मा प्राप्त होती है। ध्रुवों के पास अब इधर ज़्यादा तेज पड़ रही है तो इधर जाते जाते ये तिरछी हो जाती है, यहाँ पे कम हो जाती है। ठीक है, क्योंकि वहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका हुआ है, ये इस तरीके से, ये ऐसे झुका हुआ है। ठीक है, तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले गोले पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। कहाँ पर? जो उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले गोले हैं, बाद वाला जो भाग है उत्तरी ध्रुव के जो बाद वाला भाग है इधर, इस पर क्या होता है? लगभग 6 महीने लगातार दिन रहता है। ठीक है, आगे देखते हैं। लगातार दिन रहता है, ठीक, तिरछी पड़ती हैं, ध्रुव के दोनों तरफ झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव के बाद दोनों भागों पर लगभग 6 महीने लगातार दिन रहता है क्योंकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। उत्तरी गोलार्ध के जो बड़े बहुत ज़्यादा भाग में क्या होता है? सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुवत व्रत के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। ये वाला जो एरिया है देखिए, विषुवत, कर्क रेखा, मकर रेखा, इस एरिया में जितने भी देश आते हैं लगभग वहाँ क्या होता है? ज़्यादातर मौसम गर्मी का ही होता है। सूर्य की रोशनी ज़्यादा होती है विषुवत पर और उत्तरी भाग में ही गर्मी का मौसम होता है। 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन होता है। 21 जून को इंडिया इस तरफ ही पड़ता है ना, उत्तरी भाग में, तो इधर क्या होता है? 21 जून में सबसे लंबा दिन होता है, सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयंतनाद कहते हैं। इस अवस्था को क्या बोलते हैं? उत्तरी अयंतनाद। पृथ्वी की इस अवस्था को, जिसमें वो 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन होता है, सबसे लंबा दिन होता है, सबसे छोटी रात होती है, इसी अवस्था को क्या बोलते हैं? उत्तरी अयंतनाद, 21 जून की वाले दिन को। ठीक है, और 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव पर, ये वाला दक्षिणी ध्रुव है, ठीक है, सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। अब ये इसी तरफ झुका हुआ है, देखिए, एक मिनट, देखिए, अब देखते हैं आगे। देखिए, जैसे ये पृथ्वी बनाई 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव पर, ये कर्क रेखा, मकर रेखा, ये दक्षिणी ध्रुव हो गया, ये उत्तरी ध्रुव हो गया। ठीक, तो 22 दिसंबर को क्या होगा? दक्षिणी ध्रुव के सूर्य के ओर झुके होने के कारण, ये इस तरीके से झुकी हुई है सूर्य की तरफ ऐसे, ठीक है, झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ेगी। अब मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ेगी इधर वाले भाग पे, ठीक, क्योंकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है। कहाँ पर? दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में। इस वाले गोलार्ध पे ज़्यादा प्रकाश प्राप्त होगा, इधर तिरछा पड़ेगा, ये ऐसे झुका है इस तरीके से, तो इधर जब प्रकाश पड़ेगा तो इधर से फिर भी ज़्यादा पड़ेगा, इधर फिर भी हल्का ही पड़ेगा। ठीक है, लंबे क्या होता है इस दक्षिणी गोलार्ध में? लंबे दिन तथा छोटी रातों वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। इसके ठीक विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिणी अयंतनाद कहते हैं। अब इसको अवस्था क्या कहते हैं? दक्षिणी अयंतनाद। उत्तरी अयंतनाद और दक्षिणी अयंतनाद के बारे में आपने जान लिया, ठीक, आगे देखते हैं। कहा जाता है क्या आप जानते हैं ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है। ग्रीष्म ऋतु में ऑस्ट्रेलिया में कब मनाया जाता है क्रिसमस? ग्रीष्म ऋतु में। ठीक है, 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत पर सीधी पड़ती हैं। कब? 21 मार्च को और 23 दिसंबर को सूर्य की जो किरणें हैं विषुवत पर, यह है विषुवत,
इस पर सीधी पड़ती हैं। यहाँ पे सूर्य रहेगा, यहाँ पे सीधी पड़ेगी इसकी रेखाएं, ठीक है। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता। वैसे तो उस अवस्था में ये झुका होता है इस तरफ उत्तरी ध्रुव, कभी दक्षिणी ध्रुव, लेकिन इस अवस्था में क्या होगा, कोई भी ध्रुव जो है सूर्य के तरफ नहीं झुका होगा। इसलिए पूरी पृथ्वी पर रात और दिन बराबर होते हैं। इसे विषुव कहते हैं। विषुव किसे कहेंगे? जब पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होंगे तो उसे क्या कहेंगे? इसे विषुव कहेंगे, ठीक है। अब देखते हैं लास्ट स्लाइड को। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा? 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होगी। 23 सितंबर को जो उत्तरी गोलार्ध है, ये मैंने पृथ्वी बनाई, ये कर्क रेखा नहीं, विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, ठीक है। अब 23 सितंबर को क्या होगा? जो उत्तरी गोलार्ध है, इधर वाला हिस्सा, इधर वाला हिस्सा, इसमें क्या होगा? उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होगी। इधर इंडिया आता है ना इस तरफ, शरद ऋतु होगी। जबकि दक्षिणी गोलार्ध में, इधर वाला हिस्सा, वसंत ऋतु होगी दक्षिणी गोलार्ध में। 21 मार्च को स्थिति इसके विपरीत होगी। 21 मार्च को क्या होगा? इसके उल्टा होगा, जब उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु होगी, ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होगी। इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण ही दिन और रात तथा ऋतु में परिवर्तन होते हैं। दिन और रात ऋतु में परिवर्तन किसके कारण होते हैं? परिक्रमण के कारण। पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण क्या होता है? दिन और रात बनते हैं, ऋतु में परिवर्तन होता है। ये हो गया हमारा 3rd चैप्टर समाप्त। और इसके अभ्यास प्रश्न है, ये आप देख सकते हैं। 1 लाइनर में हम इसे कंप्लीट कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय। थैंक यू सो मच एंड बाय सभी को।